Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 3. आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, वो पहला वीक आपका था। उसके अंदर जो है हमने दो लेक्चर स्लाइड्स जो हैं उनको बेसिकली हमने देखा था। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। पिछली बार तो काफ़ी बेसिक किस्म के टॉपिक्स थे, तो आज भी पहले देखने में आपको लगेगा कि थोड़े बेसिक से आइटम्स के ऊपर हम हैं, लेकिन उसके अंदर ज़रा हम डेप्थ के अंदर जाएंगे। ख़ास तौर पे जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर होगा कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सर्किट्स को ज़रा एक दफ़ा देख लें। इनमें से ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम काफ़ी डेप्थ में आगे भी पढ़ेंगे, उनकी लिमिटेशंस को। लेकिन है कि स्टार्ट में ज़रा ना एक ओवरव्यू के तौर पे तमाम डिवाइसेस को वन बाय वन करके हम आखिरी डिवाइस तक जो कि हमारे पास ट्रायैक होगा, डायोड से लेके हम एक ही फ़्लो के अंदर देखेंगे। तो कुछ जो है पोर्शन इसका वो पहले 45 मिनट्स का जो हाफ़ है उसके अंदर हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो सेकंड 45 मिनट्स के हाफ़ के अंदर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल यहीं पे तमाम मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन है। ये आपकी जो जो टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर से ये सारा मटेरियल है। अच्छा, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना स्विचेस को इस्तेमाल करके हम पावर कन्वर्टर बना सकते हैं। एक सिंपल डीसी टू डीसी कन्वर्टर के केस में हमने देखा था कि जी हमारे पास अगर इस साइड के ऊपर वोल्टेज आ रही है, ठीक है, और उसके आगे हमने एक कोई सिंगल पोल डबल थ्रो जो है स्विच लगाया था, और उसके आगे हमने एक जो है फ़िल्टर लगा दिया था। ठीक है, LPF इसको लिख देते हैं, लो पास फ़िल्टर। ठीक है, तो लो पास फ़िल्टर एक हमने लगा दिया था, और उसके बाद जो हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी उसको हम अपने लोड के साथ कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये RL जो है हमारे पास लोड है, इंडक्टिव भी हो सकता है, खाली लाजमी नहीं है कि रेजिस्टिव लोड ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो इस पूरी चीज़ को अगर हम देखें तो एक साइड पे हमारे पास इनपुट अवेलेबल थी, एक साइड के ऊपर हमारे पास जो है स्विचिंग अवेलेबल थी, उसके बाद लो पास फ़िल्टर किया, और उसके बाद हम लोड के ऊपर ले गए थे। तो इस कन्वर्टर के अंदर भी इसी तरीके से है कि स्विचेस को इस्तेमाल किया गया है, और बाकी भी जितनी कन्वर्टर्स हम देखेंगे, पावर कन्वर्टर्स जिसने एनर्जी को एक फॉर्म से अगली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, उन सारों के अंदर आपके पास जो है ना इस तरह के स्विचेस आएंगे। तो अब ये जो स्विचेस हैं, एक ऑप्शन जो रेगुलर केसेस में हो सकती है वो क्या है कि जी रिलेज़ को कोई यूज़ कर लिया जाए स्विचिंग करने के लिए, या कोई और इस तरह का मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर लिया जाए। पर जब आप जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये जो स्विच आपने इम्प्लीमेंट करना है, ये कोई मूविंग पार्ट्स के साथ मैकेनिकल उसमें पार्ट नहीं होगा जो कि मूव कर रहा हो। उसकी बजाय ये क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ हो सकता है डोपिंग लेवल्स और एरियाज़, और इस तरीके से पूरी कंस्ट्रक्शन उसकी हो, जिसके अंदर जी कोई ना कोई ट्रिगर या कंट्रोल सर्किटरी के थ्रू जो है आप इंश्योर करेंगे कि वही सिलिकॉन का सॉलिड स्टेट के अंदर जो एक आपके पास बल्क में जो एक मटेरियल अवेलेबल है उसके अंदर ही आप एक स्विचिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज क्या है कि आपके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अगर मूविंग पार्ट कोई नहीं है और आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग एक तरह का आपके पास जो है स्विचिंग मैकेनिज़्म इसके अंदर बन जाएगा, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरी चीज़ हमने जो देखी थी कि जो भी इस तरह का आपके पास स्विचेस होते हैं, उन स्विचेस के अंदर जितना वो हमारे पास आइडियल स्विच के करीब होगा, उतने ही आपके पास जो है लॉसेस कम होंगे। क्योंकि पावर कन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा टारगेट है कि हम जो है पावर लॉसेस को रिड्यूस करें। ठीक है, और एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन करनी है तो एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो चलें, जो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये स्विचेस का रोल बहुत अहम है। तो अब हम ज़रा पहले देख लेते हैं कि आइडियल स्विच में हमारे पास जो कि इस तरह का कोई एक आइडियल स्विच है उसमें हमारे पास कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए।
पहली चीज़ हमें ये चाहिए कि उसके अंदर ज़ीरो करंट लीकेज हो जब डिवाइस ऑफ है। ठीक है, कि जब ये ऑफ इस तरीके से है तो इधर से जो करंट हमारे पास है, आई लीकेज उसको कह देते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, और ये ज़ीरो के बराबर करंट है, बेशक उसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव हो या अगली डायरेक्शन में, वो बहुत आर्बिट्ररीली हाई वैल्यू के ऊपर चले जाए, फॉरवर्ड के केस में या रिवर्स के केस में, जो भी वोल्टेज हो, लेट से कि जी हम कह रहे हैं कि जी 10 किलो वोल्ट तक पहुंच रहा है, 100 किलो वोल्ट तक पहुंच रहा है, जितनी भी मर्जी हम कोशिश करें तो वहाँ तक जनाब कर रहा हो। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल स्विचेस की कोई ना कोई ये वोल्टेज की हमारे पास लिमिटेशन होगी, ऐसे नहीं है कि आप इन्फिनिट वोल्ट तक चले जाएं, ठीक है, और कोई आपके पास जो है उसका नुकसान ना हो। तो आइडियली हमारे पास ज़ीरो लीकेज करंट होना चाहिए और आर्बिट्रेरीली हाई वोल्टेज उसको ब्लॉक करनी चाहिए, लेकिन ये हमें प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं मिलेगा, और हम देखेंगे कि डिवाइसेस को हम कैसे इस आइडियल के करीब तरीन लेके जा सकते हैं। सेकंड, हमारे पास क्या चीज़ है कि जब इस स्विच को हम ऑन कर देंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आना है वी ऑन, ठीक है, वो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप हो, बेशक इसमें से करंट जो है वो आर्बिट्रेरीली हाई गुजरना है। मसलन आप जनाब 5 किलो एम्पेयर करंट आपके पास इस स्विच में से गुजर रहा है और 0 वोल्ट का ड्रॉप हो, तो उस केस में आपके पास जो है ये 100% एफिशिएंसी के साथ स्विच जो है काम कर रहा है और कोई लॉसेस ये जनरेट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ये भी एक आइडियलिटी है जो कि हमें प्रैक्टिकली किसी केस में नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली क्या होगा कि जी 5 किलो एम्पेयर का आप गुजारना चाह रहे हैं, हो सकता है पहले तो ये 5 किलो एम्पेयर की एब्सोल्यूट रेटिंग तक आपको कुछ ही डिवाइसेस हैं जो यहाँ तक आएंगी। लेट से आप क्या करते हैं जी 0.5 किलो एम्पेयर तक आ रहे हैं और आपको पता चला कि जी जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके क्रॉस जो है लेट से 5 वोल्ट तक का ड्रॉप आ रहा है, तो 5 वोल्ट का ड्रॉप अगर 0.5 किलो एम्पेयर की का जो करंट के थ्रू आता है तो इसका मतलब है 5 टाइम्स 0.5, आपके पास 2.5 किलो वाट की जो एनर्जी है वो इसी के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, जिसका मतलब है इस तरह की 5 जैसी वैल्यू जो है वो हमारे लिए कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई स्विच ऐसा यूज़ करना पड़ेगा इस तरह के केस में जो कि हमारी ये रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसी तरह जो पहले ऑफ वाला केस था उधर मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, लेकिन लेट से हमारे पास जो लीकेज करंट है वो 1 मिली एम्पेयर गुजर रहा है। ठीक है, और जो वोल्टेज हमने जो ब्लॉक की हुई है उसकी वैल्यू हमारे पास है आई डोंट नो 1 किलो एम्पेयर किलो वोल्ट है। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर का लीकेज करंट है, 1 किलो वोल्ट आपके पास जो है उसके क्रॉस आ रहा है। तो इस केस में पावर लॉस जब आप एवेल्यूएट करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस और नेगेटिव कर लेते हैं, तो जो पावर लॉसेज आपके पास आ रहा होगा वो 100 वाट्स का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी भी जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा होता है हाई वोल्टेज के ऊपर, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लॉसेज में आपके पास जो है ना कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब है कि ये बड़े केयरफुल देखने वाली चीज़ है। जितनी अच्छी डिवाइस होगी उतना ही अच्छा कन्वर्टर होगा, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी, उतनी ही आप एनर्जी सेव कर सकेंगे जो कि किसी और सिस्टम के अंदर यूटिलाइज हो सकती है। अच्छा, ये दो चीज़ें होगी। तीसरा हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस स्विच ऑन और ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये इसकी क्या हमारे पास ज़रूरत आ रही है। अब आप देखें कि एक डिवाइस है, जेट लेट से ऑफ के केस में यहाँ पर से हमारे पास जो है 1 मिली एम्पेयर, मैं इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, हमें नहीं पता कौन सी डिवाइस है, 1 मिली एम्पेयर कहीं ना कहीं से लीक करके गुजर रहा है, जबकि इसके क्रॉस ऑफ के इसके अंदर वोल्टेज जो थी वो 1 किलो वोल्ट है। उसके बाद जब ये ऑन हो गई डिवाइस, ठीक है, उस केस में हमारे पास लेट से 1 वोल्ट आ रहा है, इसके क्रॉस ड्रॉप है, और करंट जो है वो यहाँ पर से हमारे पास फ्लो कर रहा है 100 एम्पेयर। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑन केस में यहाँ पे आ रहा है, इस केस में लॉसेस हमने देखे थे जी 100 वाट नहीं आ रहे थे, ये तो 1 वाट आएगा आई होप, मिली एंड किलो, यस 1 वाट। फिर इस केस में हम देखेंगे ये ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का बन गया है। इस केस में जनाब
100 वाट के हमारे पास लॉसेस आ रहे हैं। पर याद रखें कि ये 1 किलो वोल्ट से 1 वोल्ट पे और ये 1 मिली एम्पेयर से 100 एम्पेयर पे इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये स्विचिंग के दौरान कोई एक टाइम आएगा लेट से जहाँ पे ये करंट जो है 1 मिली एम्पेयर से 100 तक पहुँच रहा है और जो वोल्टेज है वो आपके पास 1 किलो वोल्ट से 1 वोल्ट तक आ रही है। तो बीच में जो हम इस टाइम पे देखेंगे, जब लेट से एग्जांपल के तौर पे आपके पास यहाँ पे जनाब 50 एम्पेयर है और जो ये है ये आपके पास 500 लेट से वोल्ट है, ठीक है। तो ये तो इस केस में एक्सट्रीम एनर्जी आपके पास जो है वो लॉसेस के अंदर आ रहा है, तो ये तो डिवाइस वैसे ही जल जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये स्विचिंग का मैकेनिज़्म की कोशिश की जाती है कि ये करंट ज़ीरो ही रहे, पहले वोल्टेज आपके पास जब ड्रॉप कर जाए उसके बाद जाके ये करंट ऑन हो। और ज़्यादातर डिवाइसेस में इसी तरीके से होता है ताकि ये इंस्टेंटेनियस आपके पास जो है ना मसला ये ना हो। लेकिन फिर भी इन तमाम केसेस के अंदर स्विचिंग के दौरान जो है ना आपके पास ज़्यादा लॉसेस आते हैं। बीजेटी के केस में अगर हम देखें, एक कोई बीजेटी टाइप जो डिवाइस है जहाँ पे ये कट ऑफ रीजन है और ये हमारे पास जो है ऑन रीजन है और ये ऑफ रीजन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप कह लें कि जी उसके क्रॉस ऑन करंट है और यहाँ पे आपके पास कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपने इधर से इधर मूव करना है तो आपको कट ऑफ रीजन से एक्टिव रीजन में से होते हुए सैचुरेशन तक पहुंचना है। तो जितना ज़्यादा टाइम आपके पास स्विचिंग में लगेगा, स्लो डिवाइस जितना स्विच करेगी इस एरिया में उतने ही ज़्यादा आपके पास जो है ना लॉसेस आएंगे, ठीक। तो ये मल्टीपल पॉइंट्स है, ये खाली मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए, आगे इसको डेप्थ में देखेंगे। तो हर केस के अंदर अगर जितनी तेज़ी से आपकी डिवाइस स्विच कर जाए तो उतने ही कम आपके पास जो है ना स्विचिंग लॉसेस आएंगे। और बाज़ एप्लीकेशंस में जहाँ हाई स्विचिंग वैसे ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर्स के केस के अंदर, तो वहाँ पे तो आप खुद चाहेंगे कि जी हाई स्विचिंग स्पीड के साथ जो है डिवाइस ऑन और ऑफ होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जी कुछ अक्सर हमारे पास जो कन्वर्टर्स हैं यहाँ पे तो खाली 2 टर्मिनल हैं, लेकिन कुछ इस तरह के हैं जहाँ पे ये एक थर्ड टर्मिनल जो है वो कंट्रोल का है, ठीक है। लेट से इसको एनोड कह देते हैं, इसको कह देते हैं जी कैथोड है और एक ये गेट है कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसको ऑन या ऑफ़ करते वक्त जो कंट्रोल आपने करना है उस पर भी आपकी कोई ना कोई पावर जो है वो ज़ाया होगी। तो आइडियल स्विच वो होता है कि जिसके अंदर ये जो गेट कंट्रोल आपके पास जो लॉसेस हैं वो भी आपके पास ना हो। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर देख लें तो वो यही है कि जैसे एक बीजेटी है आपके पास, ठीक है, ये बेस है उसकी, ये कलेक्टर है, ये आपके पास एमीटर है। तो हमें पता है इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स आ रहे होते हैं और हमें पता ही है यहाँ से बेस करंट जो है लेट से 1 मिली एम्पेयर जो है ना वो आपके पास, या 10 मिली एम्पेयर कर लेते हैं, पावर डिवाइस है, 10 मिली एम्पेयर जो है ना यहाँ से बेस करंट आ रहा है। तो 10 मिली एम्पेयर ये वाला हिस्सा लेट से ग्राउंडेड है, इधर कोई डिवाइस आगे लगी हुई है जिसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो 10 टाइम्स 0.7 आपके पास गेट के कंट्रोल के हिसाब से मेन जो डिवाइस में से करंट है वो ये है और डिवाइस के अक्रॉस जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है वो ये है VCE, ठीक है। लेकिन जो गेट से कंट्रोल के ऊपर आ रहे हैं ये 0.7 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय जो 10 मिली एम्पेयर है, ये आपके पास पावर टू कंट्रोल द स्विच आएंगे, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स 0.7 इज़ इक्वल टू 7 मिली वाट इस केस में बन रहे हैं। पर अक्सर जो काफ़ी हाई पावर डिवाइसेस में ये ज़्यादा भी सिग्निफिकेंटली लार्जर वैल्यू हो जाती है इनकी। उनको भी हम उस चीज़ को भी आगे देखेंगे कि कैसे जो है ना इन एस्पेक्ट्स को हमें ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है डिवाइस लेवल के ऊपर। अच्छा जी, तो इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद कि जी आइडियल स्विच क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है ये स्विच के केस में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये वही चीज़ बताई गई है जी, ओपन स्विच, क्लोज स्विच का। और जो स्विच हमारे पास हैं उनको हम इस तरीके से भी जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक्टिव स्विच वो स्विचेस हैं जिनके अंदर कोई कंट्रोल के लिए आपको जो है कोई थर्ड गेट या कंट्रोल टर्मिनल यूज़ करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे जी एनोड है, ये कैथोड है जो भी।
इस तरह से। और जैसे कि डायोड है वो एक पैसिव स्विच है, जो कि डायोड हो गया, डायक आपके पास हो गया, जो कि सर्किट के अंदर ही करंट और वोल्टेज के रिलेशंस की बेस के ऊपर ऑफ होता है। और जो एक्टिव स्विच है उसके लिए किसी थर्ड टर्मिनल से आपने कंट्रोल करना होता है। तो आइडियली जो हम चीज़ एक चाहेंगे कि कोई एक ऐसा स्विच हो कि जब हम उसको चाहें कि वो ऑन हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में करंट्स फ्लो करवाए, और जब हम उसे कहें कि वो ऑफ़ हो जाए तो उस केस में जो है चाहे वोल्टेज पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, दोनों केसेस में ऑफ रहे, कोई करंट फ्लो ना करे। प्रैक्टिकली हमें इस तरह के 4 क्वाड्रेंट जो है ना स्विचेस जो हैं वो नहीं मिलते। मैक्सिमम 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है ना सही तरीके से ये ऑपरेट करते हैं कि यहाँ पे जो है ऑन हो जाएंगे, इस साइड क्वाड्रेंट में ऑन हो जाएंगे। ये भी हम चीज़ों को आगे देखेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं रियल स्विचिंग डिवाइसेस पे, जिनका मैं साथ साथ बताता गया था। ऑल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वर्क एज सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस। तमाम जो हैं वो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस के तौर पे एक्ट करते हैं। रियल डिवाइसेस जो हैं वो रीच करते हैं इस आइडियलिटी को, लेकिन है कुछ ज़्यादा उसके करीब तक पहुंच जाते हैं और कुछ उस तक नहीं पहुंच पाते। ईच डिवाइस हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, द बेस्ट डिवाइस इज़ डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है कि आपको जो है एप्लीकेशन के बेस के ऊपर चूज़ करना होगा कि कौन सी डिवाइस को यूटिलाइज़ किया जाए। अब ड्यू टू देयर नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल switches suffer from off-state leakage. When a switch is off, an extremely small current will still leak through. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर में लीकेज करंट आपको डायोड के केस में पता है, वही चीज़ जो है हायर कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं से एग्जिस्ट करता है। द पावर लॉस ड्यू टू ऑफ स्टेट लीकेज कैन बी अज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। तो ये लेकिन काफ़ी जो है कम वैल्यू होती है इस लीकेज के थ्रू। फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कॉजेज कंडक्शन लॉस। ऑन स्टेट जो है ये हमारे पास ज़्यादा अफेक्टिव होता है कि जैसे एक डायोड के केस में ही अगर हम देख लें, टेक्निकली तो इसमें पढ़ाते वक्त जो है ये इन एलिमेंट्स को मुझे तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक कि उनको मैं डिफ़ाइन ना करके करूं, लेकिन क्योंकि ये MS PhD लेवल का कोर्स है तो आप लोगों को इन डिवाइसेस का पता है, तो मैं बस एक ना प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइज तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, और डेप्थ के अंदर जो आइटम्स होंगे उनको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जी ऑन स्टेट में जैसे आपको पता है कि जी 0.7 वोल्ट्स आपके पास इसके क्रॉस आ रहे हैं, तो जो जितना करंट इधर से आ रहा हो फ्लो कर रहा होगा लेट्स से आई, तो 0.7 आई जो है ना वो आपके पास कंडक्शन लॉसेस हैं। फाइनाइट स्विचिंग टाइम्स लीड्स टू लार्ज ट्रांजिएंट पावर डिसिपेशन। मतलब ऑन स्टेट में पावर कम है, ऑफ स्टेट में पावर ज़्यादा है, पर जब जो है ये स्विचिंग कर रहा है तो उस वक़्त हो सकता है कि जी आपके पास पावर जो है वो ज़्यादा आ रही हो, और हाई स्विचिंग रेट कर देंगे तो 1 सेकंड में ज़्यादा टाइम्स पे ये स्विचिंग हो रही होगी, तो ये ट्रांजिएंट ज़्यादा स्विचिंग रेट पे क्या होगा, ये इस तरीके से पावर हर वक्त ही तकरीबन हो रही है। तो ये भी हमें ना एक देखने वाली जो है चीज़ है। उसके बाद आ जाता है जी फाइनाइट पावर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्विच कॉल्ड बेस और गेट ड्राइव लॉस। तो जो कंट्रोल के ऊपर जो हमारे पास लॉसेज आते हैं उसे बेस और गेट ड्राइव लॉसेज के तौर पे कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक ना टिपिकल सी एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास जो है डिवाइस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑन किया हुआ है, लेट मी सी, हाँ ऑन किया हुआ है, और ये कोई आर्बिट्ररी किस्म की डिवाइस है, किसी स्पेसिफिक डिवाइस की बात नहीं हो रही। ये सर्किट है, डिवाइस लगी हुई है, गेट कंट्रोल आपके पास लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, और इसको स्विचिंग करवा रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जब ये ऑन है, ऑन स्टेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय ऑन स्टेट जो करंट है डिवाइस में से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस टाइम पे इंटीग्रेट करके एवरेज मतलब एक साइकिल के अंदर कंसिडर आप कर लें, तो ऑन स्टेट पावर जो है ये आपके पास आ जाती है। फिर जब आपने गेट ड्राइव के केस में देखना है कि इधर गेट से इसको ऑन रखने के लिए आपने कोई ना कोई वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो वो आपने जब डिवाइस को ऑन करना है उस वक़्त से लेके कुछ एक ख़ास देर तक आपने जो है गेट के थ्रू करंट सप्लाई किया,
जब तक डिवाइस को ऑन रखना है, और आपने साथ में जो है वोल्टेज अप्लाई की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे इसी टाइम तक, तो आपके पास गेट ड्राइव जो है वो लॉसेस आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है स्विचिंग का। स्विचिंग के केस के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप ऑन करने के लिए डिवाइस लेट से ऑफ थी और ऑन करने के लिए आपने गेट के ऊपर जो है पल्स प्रोवाइड की है, तो उस वक़्त से आपके पास स्विचिंग का टाइम काउंट करना आप शुरू कर देते हैं। उसमें क्या आएगा कि कुछ देर तक इनिशियली हो सकता है डिले का पीरियड है, टीडी। आपने गेट के ऊपर पल्स अप्लाई की लेकिन आपके पास कोई भी आउटपुट साइड पे वोल्टेज करंट की वेरिएशन नज़र नहीं आई, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर चेंजेस हो रही हैं। वो डिले आया, उस डिले में जितना भी आपके पास वोल्टेज करंट आउटपुट पे आ रहा है वो सारा का सारा आपके पास लॉसेस में कंसिडर किया आपने। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है राइज टाइम। ठीक है, राइज टाइम में क्या हो रहा है कि करंट आपके पास इंक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज आपके पास रिड्यूस कर रही है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके जो है इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास राइज टाइम लॉसेस आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास जब एक ही साइकिल में ऑन किया है तो आगे जाके ऑफ़ भी एक टाइम पे करना है। तो ऑफ़ के अंदर क्या होता है कि आपने जब गेट के ऊपर से ये पल्स ख़त्म की है उसके बाद से आपके पास ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। इधर भी ऑफ के केस में एक तरह का डिले आता है, ठीक है, टी एस जिसको कहा गया है इधर के, जिसमें आपने इधर से गेट के ऊपर से पल्स ख़त्म कर दी लेकिन आपके पास आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। सिलिकॉन के अंदर काफ़ी और चेंजेस आपके पास आ रही हैं। इस दौरान जो वोल्टेज करंट है उसको आपने इधर प्लेस कर दिया। उसके बाद जाके आपके पास कुछ एक टाइम आता है जहाँ पे करंट रिड्यूस होगा, ऑफ स्टेट तक जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, ऑन स्टेट तक आएगी। तो ये जो फॉल टाइम के ऊपर है ये भी सारे आपने जो है पावर को किया। अब ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ है एक ऑन ऑफ साइकिल के अंदर, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ऑन या ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर जितनी बार ये साइकिल आएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उतनी बार ही आप ये पावर जो है स्विचिंग की प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल आपके पास ये स्विचिंग पावर आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरह की एनर्जी आप जो है ये पावर को इंटीग्रेट करके एनर्जी एक तरह की निकाल रहे थे, तो उस एनर्जी से दोबारा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके पावर आपने वैल्यूएट कर ली। उसके बाद जो है ये इसी तरीके से ऑन केस के अंदर भी जो है एक साइकिल में जितनी दफ़ा ऑन रहेगा, ठीक है, एनर्जी एक साइकिल के अंदर निकाली और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। गेट के केस में भी इसी तरीके से आपने किया। ओवरऑल जब आप एक स्विच के थ्रू एफिशिएंसी एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास जो है ये आ जाएगा कि टोटल डिसिपेटेड पावर, ऑन स्टेट पावर, स्विचिंग पावर और गेट कंट्रोल लॉसेस जो हैं उन सारों के बराबर है ये टोटल जो लॉसेस आपके पास हैं। ये रेजिस्टिव लोड के केस में, इंडक्टिव लोड में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इधर आ जाती है। तो इससे हमें पता हो चला कि जी इन सारी चीज़ों को जितना आइडियल के करीब कर लें उतने हमारे पास जो हैं ये लॉसेस रिड्यूस हो सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है एक अच्छे स्विच के लिए? हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज वाइल ऑफ के केस में हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर सके, लो वोल्टेज ड्रॉप वाइल ऑन ताकि लो कंडक्शन लॉसेज आएँ, फास्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ताकि जो है लो स्विचिंग लॉसेज हैं। तो ये हमारा एक टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है थ्रू आउट द टाइम ट्रांजिस्टर के बनने से लेके अब तक जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रिसर्च के थ्रू जो है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका हुआ है, जिसमें पहले जो है हम जो है बाईपोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी यूटिलाइज होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे सीमॉस की तरफ मूव कर गए। सीमॉस में फिर जो है आगे जाते हुए फ्रॉम 2D टू 3D स्ट्रक्चर्स के ऊपर आगे, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन से जो है सिलिकॉन कार्बाइड जंक्शंस की तरफ मूव कर गए, और इसी तरीके से ये प्रोसेस अभी भी जारी व सारी है। ठीक है, तो इनमें से तमाम डिवाइसेस की बजाय हम काफ़ी जो है ना डिवाइसेस उनको देखेंगे। हमने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को देखेंगे, सिलिकॉन रेक्टिफायर, थायरिस्टर, डी मॉस, GTO, IGBT, ठीक है, कूल मॉस को बेसिकली नहीं हमने देखना। तो इन सारी जो है डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो इसके अंदर सबसे पहले जिस डिवाइस को हमने देखना है जो कि सबसे बेसिक भी है
वो हमारे पास है पावर डायोड। तो पावर डायोड को आप देखें आमतौर पे जो है मैं क्विज़ वगैरह के अंदर ना इन्हीं डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ें पूछता भी होता हूँ। तो उसमें मसलन कि ये सिंबल्स, पोलैरिटीज़, लेबल करना है, एनोड कैथोड का पता होना सिंबल के हिसाब से, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स ही हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को आती भी होती हैं। लेकिन है कि ये क्विज़ में मैं इस तरह की चीज़ें इकट्ठे पूछ लेता हूँ ताकि एक दफ़ा पता चल जाए कि आप लोगों को इन चीज़ों का क्लैरिटी के साथ पता है। तो डायोड है, उसका सिंबल आपको यहाँ पे पता है। फॉरवर्ड जब आप वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स या जो भी डिवाइस के लिए बनता है 1 वोल्ट तक भी होता है अक्सर पावर डायोड्स में, वहाँ तक आप प्रोवाइड करेंगे तो डिवाइस आपके पास जो है फुल्ली ऑन होगी और एक्सपोनेंशियली यहाँ तक करंट बहुत ज़्यादा फ़्लो कर रहा होगा, जिसको हम आइडियली कह सकते हैं कि जी जैसे ही आपने वोल्टेज 0 से ज़्यादा प्रोवाइड की तो डिवाइस में से बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो करने लग गया। ऑन द अदर हैंड जब आपके पास जो है वोल्टेज जो है वो 0 से कम या VF से कम होती है या नेगेटिव साइड पे जाती है तो आपके पास कोई भी करंट फ़्लो नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद जाके ख़ास अमाउंट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस को जो है ना ये पावर डायोड रोक सकता है, उससे ज़्यादा नेगेटिव होने के ऊपर ब्रेक डाउन जो है कर जाएगा। तो इसकी जो ब्लॉकिंग रेंज है वो इसके इस रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन के ऊपर या रेटेड वोल्टेज जो है ना वो इस पर डिपेंड करती है कि कब जाके जो है ब्रेक डाउन करेगा। अब ट्रेडिशनल जो डायोड्स हमारे पास होते थे, ठीक है, उन डायोड्स के अंदर जो है ना मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम जो है पावर डायोड्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को जो है ना बहुत जल्दी जो है उनका ब्रेक डाउन कर जाता था। आप जो है बहुत ही कम वोल्टेज नेगेटिव साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन है और ज़्यादा वोल्टेज को रोक नहीं सकते। हालांकि हमारे लिए जो एप्लीकेशंस हैं अब हम सिंपल 220 हर्ट्ज़ के ऊपर 220 वोल्ट्स के ऊपर ही देखें जिसकी पीक वैल्यू टाइम्स √2 अबाउट 300 समथिंग 340 आई थिंक 1.7 इसका 70% 100 समथिंग, चलें 340 तक का रख लेते हैं। इतने वोल्ट तक है पीक पे और जो नेगेटिव साइड है उसके ऊपर जो है इतने ही 340 वोल्ट्स जो है नेगेटिव साइड के ऊपर। और बास केसेस में हो सकता है कि जी आपको ये सारी की सारी वोल्टेज एक ही के क्रॉस आ रही हो, तो 680 वोल्ट्स से ज़्यादा वोल्टेज को अगर कोई डायोड जो है वो हैंडल कर सकता है तो उसको आसानी से आप 220 वोल्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आम तौर पे जो है 1 किलो वोल्ट रेटिंग के जो है आपके पास ये पावर नॉर्मल डायोड्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि हैं 1N4001 और इस तरह करके जो हैं 1 2 3 4 एग्जैक्ट नंबर मुझे यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, आगे डिफरेंट किस्म के हैं, तो उनकी काफ़ी रेटिंग इसी रेंज के अराउंड होती है। अच्छा जी, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती थी रेटिंग की। दूसरा ये था कि ऑन स्टेट के अंदर आपने बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट उनमें से फ़्लो कराना है, तो आप चाहते हैं कि ऑन जब वो डिवाइस हो तो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया कि एक जो है आपके पास कैथोड एन टाइप जो रीजन है और पी टाइप जो आपके पास रीजन है उनके दरमियान में जो है एक जो है इंट्रिंसिक रीजन जो है ना ड्रिफ्ट रीजन उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इस इंट्रिंसिक और ड्रिफ्ट रीजन से क्या होता है? इससे ये होता है कि जब आपने डिवाइस को ऑफ़ करना है तो जो ब्रेक डाउन जो डिप्लीशन रीजन है वो आपके पास एन साइड पे इधर फैलता है और पी साइड पे इधर फैलता है। और ये इसकी जो विड्थ है ज़्यादा होने की वजह से आपके पास जो है जितना ज़्यादा इसको वाइड आप करेंगे उतना ही स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करती है और आप क्रिटिकल ब्रेकडाउन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ तक आप नहीं पहुँचते। तो ये ज़्यादा जो है वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। इसको हम आगे इन डेप्थ आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन इस इंट्रिंसिक रीजन को इंट्रोड्यूस करने से नुकसान क्या होता है कि जब आपने इसको ऑन करना है और इस डायरेक्शन से आपने जो है चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट जो है कन्वेंशनल मूव करवाना है तो ये इंट्रिंसिक रीजन की डोपिंग लेवल बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ये कंडक्टर की निस्बत एक इंसुलेटर से ज़्यादा मिलता हुआ पोर्शन है।
और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और हाई रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास तो लॉसेस बहुत ज़्यादा आने हैं। तो इसको ज़रा हम ना इसका ऑन और ऑफ़ का प्रोसीजर अभी एक क्विकली देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कैसे जो है ये हमारे मसलों का हल करता है। और एक जो एडिशनल चीज़ इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है पैसिव डिवाइस है, जिसका मतलब क्या है हमारे पास पैसिव स्विच है। पैसिव स्विच का क्या मतलब है? स्विच स्टेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द अप्लाइड करंट एंड और वोल्टेज एट टर्मिनल्स 1 एंड 2। तो इसको जो अक्रॉस जो वोल्टेज करंट जो करंट इसमें से फ़्लो करना है या स्टेट है स्विच की, वो डिपेंड करती है स्विच के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के ऊपर, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप और कुछ नहीं कर सकते, सर्किट ही डिटरमिन करेगा कब इसने ऑन होना है और कब इसने ऑफ होना है। तो अभी ज़रा हम ना ये देखते हैं कि आपके पास ये कैसे जो है ना ये पावर डायोड ऑन होता है। इसको डेप्थ में हम आगे भी देखेंगे, ये तमाम डिवाइसेस के बाद ना डायोड को हम दोबारा स्टडी करेंगे, लेकिन आज है कि तमाम डिवाइसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ऑन और ऑफ होने के प्रोसेस को हम लोग देख लेंगे। तो अब आपको पता है कि जी इंट्रिंसिक रीजन लो डोपिंग के साथ है, तो उधर बहुत कम चार्ज कैरियर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये जो हैं ऑरेंज कलर के येलो के साथ, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे पी टाइप के अंदर जो है होल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब क्योंकि आपके पास एन टाइप एन प्लस जो है वहाँ पे डोपिंग लेवल ज़्यादा है, प्लस का मतलब है कि ये हाईली डोप्ड है एन, और ख़ाली एन लिखा हो या एन माइनस का मतलब है कि लो डोपिंग के साथ है। तो एन प्लस रीजन में काफ़ी ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक रीजन। तो नॉर्मली अगर आप इधर देखेंगे तो आपके पास इधर जनाब फ्री चार्ज कैरियर हैं, इधर बहुत कम चार्ज कैरियर हैं। डेंसिटी आप देख लेना कितना एरिया और कितने चार्ज कैरियर इधर बनाए हैं। ऑफ कोर्स ये क्वालिटेटिव है। और पी टाइप रीजन के अंदर जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इसी के मुकाबले पे होल्स अवेलेबल हैं। तो ये एक हाई रेजिस्टिव पोर्शन है आपके पास। तो आप क्या करते हैं, अब आप तो बल्कि कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, जो सर्किट के अंदर जब आप एनोड को जो है पॉजिटिव पोलैरिटी के ऊपर ले आते हैं एज़ कम्पेयर टू कैथोड, और ये इतनी वोल्टेज का डिफरेंस होता है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग इसकी की जा सके। तो नॉर्मली ट्रेडिशनल केस में देखें तो अगर आप इसको कह सकते हैं वी डी इज़ ग्रेटर दैन 0.7 या 1 वोल्ट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा जैसे ही वोल्टेज आपके पास होगी तो क्या होगा कि जी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स अवे को मूव कर रहे हैं, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जी यहाँ पे क्योंकि डोपिंग लेवल आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, तो तेज़ी से ये एरिया फिल हो जाएगा चार्ज कैरियर्स के साथ। और यहाँ पर से होल्स हैं तो ये भी तेज़ी से जो है इस तरफ को मूव करके होल्स की कंसंट्रेशन इधर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी चार्जेस आ रहे हैं वो सारे के सारे होल्स इधर एडिशनल मौजूद हैं। पर मसला क्या होगा कि जैसे ही इस एन प्लस रीजन से एन रीजन की तरफ जो है आपके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से, और दूसरी साइड के ऊपर हम देखें तो होल्स जो है यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। तो अब क्योंकि इन तमाम चार्ज कैरियर्स की जो स्पीड है वो फाइनाइट होती है सिलिकॉन के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच गए थे और वो यहाँ से इंटर होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटर होने के बाद यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना, और इतना ज़्यादा एरिया होने की वजह से, तो उनको आप समझ लें कि हाई रेजिस्टेंस जब फेस हो रही है तो उनकी मूवमेंट एक तरह की इमेजिन कर लें कि जैसे स्लो हो गई है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चार्ज कैरियर इधर तेज़ी से इंटर होते रहते हैं, लेकिन अंदर इनकी मूवमेंट आप स्लो कंसिडर कर लें हाई रेजिस्टेंस की वजह से। तो कुछ देर तक जब ये मामला चलता है तो यहाँ पे आपके पास जो है ना चार्ज कैरियर से ये वाला हिस्सा भी भर जाता है। हालांकि डोपिंग लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इतने चार्ज कैरियर इधर आने नहीं चाहिए थे, लेकिन आपने जब इसको इस तरह से सैंडविच किया गया है कि यहाँ से चार्ज कैरियर्स इस तरफ को मूव करते हैं, यहाँ पर से ये तेज़ी से जो है लेने की कोशिश करता है होल्स में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा चार्ज आ जाता है।
जिसका यहाँ पे लिखा है आफ्टर सम टाइम द इंट्रिंसिक रीजन इज़ फिल्ड विद चार्ज कैरियर्स सो द पावर डायोड कंडक्ट्स विद लो रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या हुआ था, जब इसने स्टार्ट में शुरू किया था तो क्योंकि इधर चार्ज कैरियर कम थे तो रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा थी, लेकिन कुछ देर के बाद जाके यहाँ पर जब ये चार्ज कैरियर से फिल हो गया तो आप अगर ओवरऑल देखेंगे फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा हैं ज़्यादा हैं ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस अब आपको जो है कम नज़र आने लग गई। और वो क्यों कम नज़र आ रही है, वो इसलिए कि इंट्रिंसिक रीजन इज़ फिल्ड विद चार्जेस। तो उसके बाद आपके पास लो रेजिस्टेंस के साथ ऑन हो गया तो हम कहेंगे डिवाइस फुल्ली ऑन है। और ये लो रेजिस्टेंस का हमें फ़ायदा क्या है कि जी इसके अक्रॉस अगर लेट से पहले पिछले केस में 2 वोल्ट के ऊपर था तो अब हो सकता है कि ये 0.7 वोल्ट्स के ऊपर आ जाए, तो मिनिमम जितना हम कर सकते थे हमने इसको कर लिया, ठीक है। और करंट हालांकि बहुत हाई अमाउंट में फ़्लो कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव एक तरह की चीज़ है कि जी मिनिमम लॉसेस हमारे पास आ रहे हैं जितने फिज़िकली पॉसिबल हैं। अच्छा, जब डिवाइस को ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के केस में हमारे पास क्या होगा। ऑफ़ करने के केस में आपने क्या किया जी, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इधर किया, नेगेटिव पोटेंशियल इधर किया। चार्जेस जो थे इनिशियली अगली तरफ को मूव करते हुए जा रहे थे, पर उनके जाते जाते आपने जैसे ही ये पोलैरिटी अप्लाई की तो ये चार्जेस पहले तो मूव कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होंगे, मोमेंटम है इनका, स्लो हुए, स्लो हो जैसे ही स्लो होते हुए रुकेंगे आपको नज़र आएगा कि जी पहले करंट था तो आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो ज़ीरो लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, ये वापस उल्टी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करके जो है ना निकलने की कोशिश करेंगे। आपने क्या किया था जी, ये वोल्टेज है तो यहाँ से आपने जो है नेगेटिव वोल्टेज सर्किट के ऊपर अप्लाई कर दी थी, पर जो करंट है वो क्या करेंगे, पहले जनाब ये ज़ीरो तक पहुँचा, ज़ीरो तक पहुँचने के बाद ये क्या करेगा, नेगेटिव करंट आपके पास फ्लो करेगा। नेगेटिव करंट क्या करेगा, जितने भी एडिशनल चार्ज कैरियर इधर मौजूद हैं उन सारों को खाली करना शुरू कर देगा। तो ये देखेंगे कि जी इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर को मूव करने लग गए, मूव करते रहेंगे और कुछ देर के बाद जाके क्या होगा कि आपके पास जो है इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और फिर ये ज़ीरो करंट तक पहुंच जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या है कि जी अच्छा यहाँ पे भी फर्दर इस स्टेज के बाद चार्ज कैरियर जब ये सारे चार्जेस को रिमूव कर लिया, उसके बाद ये डिप्लीशन रीजन याद होगा ऑन के केस में 0.7 वोल्ट तक पहुंचा हुआ था। तो जब आप जो है ये एक्सेस चार्ज रिमूव कर लेंगे उसके बाद एडिशनल चार्ज फिर मूव करता रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में ताकि ये डिप्लीशन रीजन और फैल सके। और कुछ देर के बाद जाके आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया जो है डिप्लीट हो जाएगा। और ये डिप्लीशन होने के बाद जो इसके क्रॉस जो है जो ये वाली वोल्टेज थी, ये आपने 1 किलो वोल्ट के करीब अगर रखी थी तो ये 1 किलो वोल्ट तक पहुंच जाएगा। और एक्चुअली सारी की सारी वोल्टेज इधर इसने रोक के रखी होगी डिप्लीशन रीजन है। वंस एडिशनल चार्ज रिमूव्ड एंड इंट्रिंसिक रीजन डिप्लीटेड पावर डायोड इज़ फुल्ली ऑफ। तो आपको पता चला कि जी ये ऑन और ऑफ जिसको हम इनिशियली समझते थे इंस्टेंटेनियस एक तरह का प्रोसेस है, चार्ज कैरियर्स और इन रीजन्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही जो है स्मूथ प्रोसेस है जिसके अंदर जो है करंट्स और वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली ऊपर नीचे मूव करने की बजाय स्मूथली जो है ऑन से ऑफ और ऑफ टू ऑन में आते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस इतनी फास्ट काम नहीं कर सकती जितनी कि हम चाहते हैं, तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल जो ये डायोड्स हैं जिसको इधर मैं बता रहा था पावर डायोड, ये हमारे पास 50 हर्ट्स के आसपास ही यूज़ किए जाते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए और डायोड की कैटेगरीज हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये डायोड का हमने देख लिया। आपको इससे रिलेटेड जो है ये सिंबल कौन सा जो साइड के ऊपर एनोड होगा, कौन सी साइड पे कैथोड होगा, वोल्टेज का प्रैक्टिकली क्या बिहेवियर है, ब्लॉकिंग रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन कहाँ पे आता है, इसका और ट्रेडिशनल डायोड में फ़र्क क्या है, ठीक है। और ये थोड़ा सा के जी ऑन और ऑफ के अंदर जो है ये डेप्थ में हम आगे भी देखेंगे, लेकिन जितना एक्सप्लेन किया गया है ये आपको जो है पता होना चाहिए। अच्छा, अब पहली ब्रेक से पहले जो है हम खाली
यहाँ पे देख लेते हैं पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पावर बीजेटी को। तो जो पावर बीजेटी के अंदर सिंबल इसका नॉर्मल बीजेटी की तरह का ही है। ये जो एरो है ये आउटवर्ड आपके पास एमिटर की साइड के ऊपर होगा। बेस टू एमिटर वोल्टेज आपके पास जो है वो गेट कंट्रोल लॉसेस पे कंट्रीब्यूट करेगी टुगेदर विद द बेस करंट। और इसके जब भी हम डिवाइस की आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो वो हमेशा उन टर्मिनल्स पे आपने बनानी है जो कि आउटपुट साइड पे हैं। तो मसलन कलेक्टर टू एमिटर है, तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज इस साइड पे है और जो करंट फ्लो करना है कलेक्टर वो इस साइड पे है। तो हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि ये एक तरह का बेस कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड डिवाइस है, तो इसमें जितना ज़्यादा बेस करंट आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है कलेक्टर करंट यहाँ से फ़्लो करेगा। ठीक है। और आइडियली हम इसको क्या कह सकते हैं कि जी जब हम इसको फुल्ली ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है बहुत ही कम जो है ये वोल्टेज इसके क्रॉस आइडियली 0 वोल्ट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा करंट हमारे पास फ़्लो कर रहा है। और जब हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, बेस करंट को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास जो है कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा जितनी मर्ज़ी हम वोल्टेज पॉजिटिव अप्लाई कर दें। तो इधर इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में भी टेक्निकली ऑन हो सकता है। स्टैंडर्ड जो डायोड है वो तो ऑन हो सकता है। तो वहाँ पे इतना इसको आम तौर पे जब इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं कि वोल्टेज पॉजिटिव आपने अप्लाई की हुई है लेकिन डिवाइस को ऑफ़ करना है। ठीक है। लेकिन और डिवाइस को ऑन करना है तो उसी केस में ये ऑन हो जाएगा। तो इसको बाकी सेपरेट जो है क्वाड्रेंट्स में यूज़ नहीं किया जाता। उसको भी हम आगे देख लेंगे इसकी क्या वजह। तो इसको पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो अभी भी बाज़ एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास इसमें जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है वो ये है कि बेस से कंटिन्यूसली आपने करंट सप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये ऑन रहेगा। और बेस करंट और वीबीई मिलके जो है हमारे पास लॉसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो लॉसेस में कंट्रीब्यूट करना है ये एक इनहेरेंट जो है इनएफिशिएंसी आपके पास बीजेटी की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसको कि अवॉइड किया जाता है। तो अब जो नई जो डिवाइसेस जिसकी जगह जिन्होंने रिप्लेस कर लिया वो है मॉसफेट्स और आईजीबीटीज़। क्योंकि मॉसफेट और आईजीबीटीज़ के अंदर आपने कोई भी जो है पावर लॉसेस आपके पास एटलीस्ट इस साइड के ऊपर से वो कोई भी नहीं आते। दूसरा एक अगर हम इनिशियल लेवल से फ़्लो में देखें तो जो डायोड था वहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें कंट्रोल का कोई एलिमेंट नहीं था। आप सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि वोल्टेज नेगेटिव नहीं होती तो उसने ऑफ़ नहीं होना। तो ये जो एक हमारे पास उसका ड्रॉबैक था उसको हल करने के लिए एक तरह से उन्होंने कहा कि जी हम 2 डायोड्स बैक टू बैक लगा के NPN एक जो है नई डिवाइस बना लेते हैं, जिसके अंदर हम इस टर्मिनल से कुछ ना कुछ कंट्रोल का एलिमेंट एक इंट्रोड्यूस करवा के इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक समझें कि आप जो डायोड्स थे उन डायोड्स के साथ ही थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके और कंट्रोल का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, तो बीजेटी का डायोड पे हमारे पास ये एडवांटेज है। अच्छा जी, अब हम आगे ज़रा इसकी ना कंस्ट्रक्शन भी एक दफ़ा देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जहाँ ये होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें पता चलता है कि जी ट्रेडिशनली जो हमारे पास बीजेटीज़ होते थे, ठीक है, वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये ऐसे करके ये तो उसमें क्या होता था कि जी ये बेस है, इसको लेटरल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एमिटर है और ये हमारे पास जो है कलेक्टर है। तो इसमें क्या होता था, इसमें बल्कि आप ये भी भूल जाएं कि आगे इस तरह से जा रहा है, यूं ही याद रखें इसको। तो इसमें हमारे पास क्या होता था कि जी एमिटर है, जब बेस टू एमिटर जंक्शन आप फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को NPN के केस में
P और N के केस में इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है वो P टाइप रीजन के अंदर इकट्ठे होते हैं, और P टाइप रीजन के थ्रू जब है आगे को हम देखते हैं तो बेसिकली जो है यहाँ पर से सबसे क्लोजेस्ट टू द बेस यहाँ पर से ये डिवाइस ऑन होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ को एमिट करते वक्त यहाँ पे जाते हैं, कुछ थोड़े दूसरे एरिया में भी आते हैं, और वहाँ पे पर से वापस इन्होंने बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने जाना होता है। ठीक है, क्योंकि पी टाइप रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, बेस पॉजिटिव था तो ऊपर को जाना है उन्होंने। ये है प्लस माइनस। पर बेस की तरफ जाने के लिए जब इधर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं इसका डोपिंग लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू एमिटर। तो जब इसका एमिटर का हाईएस्ट ड्रॉपिंग लेवल है तो बहुत ही कंडक्टिव एरिया और तेज़ी से जो है ना चार्जेस इधर आते हैं और कोशिश करते हैं कि जी हम इधर पहुँचें। पर जैसे ही बेस में आते हैं, बेस के ड्रॉपिंग लेवल कम है तो रेजिस्टेंस हाई है, तो इधर चार्जेस काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर की तरफ को मूव करने लगते हैं, तो रेजिस्टेंस हाई की वजह से और लेंथ रास्ता लंबा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। एरिया भी क्रॉस सेक्शनल कम कर दिया हमने बेस में इसके फ़्लो करने के लिए, और जो लेंथ है जो रास्ता है वो भी हमने ज़्यादा रख दिया, तो उसकी वजह से इनको बहुत हाई रेजिस्टेंस इधर को नज़र आती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि कलेक्टर की साइड पे देखें तो इधर डोपिंग लेवल हाई है और यहाँ पे भी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बायस्ड हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बेस की तरफ मूव कर जाते हैं, बाकी के सारे पंचर थ्रू करके जो है यहाँ से इस साइड के ऊपर आ जाते हैं, और कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके ऊपर को मूव करके ले जाता है। तो क्योंकि एमिटर जो है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, बेस के अंदर पहुँचते हैं, डोपिंग लेवल और कंस्ट्रक्शन साइजिंग ऐसे की गई है कि यहाँ पर से जो है ये आ तो आसानी से जाते हैं पर इनको बेस की तरफ जाने का रास्ता इतना आसान नहीं नज़र आता, तो ये कहते हैं कि जी हम इस तरफ को जो है मूव कर जाते हैं कलेक्टर की तरफ। जंक्शन वैसे भी ये हालांकि ये जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है कलेक्टर टू बेस, लेकिन उसके बावजूद जो है ये यहाँ पे पंचर थ्रू करके इस तरफ को पहुँचते हैं और यहाँ पर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, या करंट कन्वेंशनल के कलेक्टर से एमिटर की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे पास ये नॉर्मल जो है कन्वेंशनल बीजेटीज़ जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, अब मसला क्या है इस सारे के अंदर, हम क्यों इसी को नहीं इस्तेमाल करते पावर में? मसला इसमें यह है कि हमारे पास ज़्यादातर जो करंट की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है। आप इधर भी अगर लेके आए ना, एक तो ये है कि जी ये वोल्टेज यहाँ पे आपके पास 0.7 वोल्ट अप्लाई की, लेकिन जैसे जैसे इधर से आप नीचे को मूव करते हैं रेजिस्टेंस इधर एग्जिस्ट करती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप आता है और यहाँ पे जाके 0.5 0.4 वोल्ट तक आप पहुँच जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा टर्न ऑन ही नहीं होता। तो ये वैसे तो बड़ा अच्छा वो लगता है कि जी बीजेटी इस तरह से बना था, ऑन हो गया, लेकिन जब डिवाइस में सिलिकॉन के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता चलता है जी इधर से इधर 0.7 था, 0.6 0.5, और क्योंकि फील्ड्स के हिसाब से जो है वोल्टेज यहाँ पे आ रही होती है, तो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से बिहेवियर आ रहा होता है, तो ये हिस्सा यूटिलाइज नहीं होता। अब पावर बीजेटी में तो हमने करंट ही बहुत हाई मूव करवाना है, तो हाई करंट अगर इस तरह से हम मूव करवाते हैं तो सिलिकॉन का इतना थोड़ा सा एरिया यूज़ हुआ, बाकी सारा तो ज़ाया गया। अब ये बाकी सारा अगर ज़ाया गया है तो ये तो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ सिलिकॉन है, और इस तरह के हमें फिर बहुत ज़्यादा कोई बनाने पड़ेंगे फिर जाके मसला हल होगा। तो इसलिए जब पावर बीजेटी को यूज़ किया जाता है तो पहला काम क्या किया जाता है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बजाय इसके कि साइड पे जाके कलेक्टर आए, तो डिवाइस के थ्रू वर्टिकली करके ऑपोजिट साइड पे कलेक्टर रखा जाता है। इससे क्या होगा कि और बेस दोनों साइड्स पे है, तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग होनी है वो आपके पास जो है फॉरवर्ड बायस वो इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। चार्जेस बेस एमिटर जो है वो चार्जेस को इन साइड्स के ऊपर भेजेगा, ठीक है, इन साइड्स के ऊपर भेज रहा है, यहाँ पे भेज रहा है। वो जितने भी आते हैं कुछ तो इधर से मूव कर जाएंगे, यहाँ पर से जितने आएंगे उनको रास्ता लंबा नज़र आएगा और वो पंचर थ्रू करके
इस साइड पे आ जाएंगे। इधर जो है इनिशियली लोड आपके पास ड्रॉपिंग है, चार्जेस जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, इसको एक्सेस चार्ज से फिल करेगा और फिर लो रेजिस्टेंस के साथ डिवाइस जो है ऑन हो जाएगी। इसी को ये मैंने अब एक्सप्लेन सारा इधर ही कर दिया, पर ऑन के लिए हम देखें तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे भी अभी लिखा हुआ है, बेस कैंट होल्ड एनफ चार्ज कैरियर्स एंड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बेस इज़ लॉन्ग। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे उनके लिए जो रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से ये वैसे भी इतना नहीं रख सकता इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये होल्स बेस जो है डिवाइस है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे जो है होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुँचते हैं, आगे इर्द गिर्द रास्ता नज़र नहीं आता। वो कहते हैं क्या हमने इतना लंबे पाथ के थ्रू जाना है, उसकी बजाय पंचर थ्रू करके इस एरिया में पहुँचे। इस एरिया के अंदर सो दे मूव टू द इंट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक रीजन आल्सो हैज़ अ बिट हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर पहुँचे थे लेकिन इधर भी उनको रेजिस्टेंस थोड़ी हाई नज़र आई, लेकिन क्योंकि एरिया वाइज देखें, ठीक है, तो वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये इस रास्ते से बेहतर ही है। अब क्या होगा कि कुछ देर तक जब है इंट्रिंसिक रीजन वो फिल हो जाएगा इन चार्ज कैरियर से। सो नाउ वी हैव डिवाइस ऑपरेटिंग विद लो रेजिस्टेंस। पहले हाई थी, ये गलत लिखा है, अब जो है लो रेजिस्टेंस के साथ डिवाइस ऑपरेट होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या होगा जी, डिवाइस उधर ऑन हो गई थी और लो रेजिस्टेंस के साथ। लो रेजिस्टेंस में ये भी है कि क्योंकि ये वर्टिकली मूव कर रहा है, सिलिकॉन का मेजर पोर्शन जो है वो यूटिलाइज़ किया जा रहा है इसके अंदर, तो हमारे पास जो है ये ट्रेडिशनल बीजेटी से बेहतर है। तो उसके बाद जब इसको ऑफ़ करना है, उसमें क्या करेंगे कि हम जो बेस टू मीटर जंक्शन को रिवर्स बायस्ड कर देंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्चुअली क्या किया जाता है कि नेगेटिव करंट इधर से फ़्लो करवाते हैं। वो जितना भी इर्द गिर्द चार्ज है उसको तेज़ी से ये स्वीप करके बाहर ले जाता है। ठीक है, तो रिमेनिंग जब आपके पास इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो जो पहले जो चार्जेस मूव कर रहे थे वो मूव कर जाते हैं, नए यहाँ पे चार्जेस नहीं आते, जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, ब्लॉक कर रहा है, तो उसके बाद जाके आपके पास नॉर्मल स्टेट में आप पहुँच जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा है, वाइल टर्निंग ऑफ बेस मीटर जंक्शन इज़ ऑफ, द पॉजिटिव कलेक्टर टर्मिनल continues to attract charge carriers and removes excess charge from intrinsic region। जब कर लिया, once excess charge is depleted, the reversed bias junction stops charges from flowing any further flow करने को रोक दिया। The device is now in blocking mode। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिप्लीटेड है एरिया। ठीक है, तो वो डिप्लीशन की वजह से जो है आप कोई एडिशनल चार्जेस इधर से मूव नहीं कर सकते, और हमने जो है ऑफ कर लिया फुल्ली। ठीक है, यहाँ पे हम ना एक जो पहली हाफ की ब्रेक है वो ले लेते हैं, और उसके बाद जो है, बल्कि मैं सेकंड ही एक वीडियो अपलोड करता हूँ सेकंड पोर्शन के लिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन आंसर जो इससे रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हैं, तो दोबारा आगे दूसरे पोर्शन के अंदर जो है वो अलहदा से Q&A सेशन होगा।